हेलो गाइज, मेरा नाम रजनीश कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे 1857 की जो क्रांति रही, आखिर उसके बाद क्या और किस प्रकार के परिवर्तन रहे, अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार से विभिन्न स्तर पर परिवर्तन अपनाए गए, बदलाव किए गए, आज हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यदि हम लोग बात करें 1857 की क्रांति की, 1857 जो रिवोल्ट रहा, उसके माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि इसके पीछे क्या कारण रहे थे, कि किस प्रकार से ब्रिटिश द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न जो नीतियाँ थी, चाहे वो सामाजिक नीतियाँ हों, चाहे वो धार्मिक नीतियाँ हों, चाहे वो राजनीतिक नीतियाँ हों, चाहे वो प्रशासनिक नीतियाँ हों, इन विभिन्न कारणों के कारण ही, विभिन्न नीतियों के कारण ही हम लोग को देखने को मिलता है कि 1857 की क्रांति जो हुई वो घटित हुई। और इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग पाते हैं कि यह जिस प्रकार का विद्रोह था, जिस प्रकार की क्रांति थी, इससे पूर्व कि इस प्रकार की क्रांति या विद्रोह ब्रिटिशर्स के सामने देखने को नहीं मिलता है। और चूंकि इतनी सशक्त क्रांति एक विद्रोह था, जिसके कारण ही ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेजों द्वारा हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर इनको धक्का लगा, आर्थिक और सैनिक स्तर पर हानियां हुई, क्षति हुई। और इनसे बड़ा सबक लेते हुए ही 1857 की क्रांति के बाद एक बड़े पैमाने पर विभिन्न स्तर पर बदलाव किए गए। तो हम लोग देख लेते हैं कि आज प्रमुखता कौन कौन से और किन किन स्तरों पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे राजनीतिक स्तर पर किस प्रकार से ब्रिटिशर्स द्वारा बदलाव किया गया 1857 की क्रांति के बाद। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सामाजिक स्तर पर, सामाजिक सुधार के स्तर पर किस प्रकार से बदलाव किया गया, किस प्रकार से इनका दृष्टिकोण चेंज हुआ। और इसके साथ ही साथ हम लोग अगला देखेंगे सैनिक स्तर पर, और अंततः हम लोग देखेंगे प्रशासनिक स्तर पर। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं राजनीतिक स्तर पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक एक कारण भी रहा था 1857 की क्रांति के पीछे, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रमुखतया देखा था कि किस प्रकार से विलय एवं विस्तार की जो नीति अपनाई गई थी प्रमुखतया ब्रिटिश सरकार द्वारा, इस कंपनी द्वारा, अंग्रेजों की जो कंपनी भारत में जो औपनिवेशिक गतिविधियां, औपनिवेशिक नीतियां जो अपना रही थी, तो उसके अंतर्गत देखा था कि हड़प की नीति के माध्यम से किस प्रकार से विभिन्न जो प्रांत थे, जो रियासतें थी, जो राज्य थे, उनको मिलाने का प्रयत्न किया गया। और इसके अंतर्गत उनके आंतरिक मामलों में दखल देने का कार्य किया गया। और इसके साथ ही जिनके पास अपना उत्तराधिकारी नहीं होता था, अर्थात यदि वे बच्चे को, अपने उत्तराधिकार को यदि गोद लिए हुए होते थे, तो उनको मिला लेने का, अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था। लेकिन अब 1857 की क्रांति से सीख लेते हुए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर विलय एवं विस्तार की जो नीति थी, जो ब्रिटिशर्स की जो नीति थी, जो कंपनी की जो नीति थी, वो उनके द्वारा त्याग दी जाती है। और यह कहा जाता है 1857 की क्रांति के उपरांत की जो भी देशी रियासतें हैं, जो भी प्रांत हैं, हम उनके मामले में दखल अंदाजी, उनके आंतरिक मामलों में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं देंगे। और उनके जो भी हित है, जो भी अधिकार है, उनको संपूर्णता हम लोग दे देंगे। लेकिन हम लोग पाते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से 1857 की जो क्रांति हुई, उसके बाद जो विभिन्न जो लोग थे, चाहे वो शिक्षित भारतीय हों, चाहे वो जमींदार हो, चाहे भू स्वामी हो, और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से खास तौर से जो रजवाड़े हुआ करते थे, उनको भी विभिन्न प्रकार के इनके द्वारा अधिकार दिए गए। उनको कहा गया कि आप यदि गोद भी लेते हैं अपने उत्तराधिकारी को, तो भी आप अपने राज्य में शासन कर सकते हैं, अपना शासन प्रशासन अपने अंतर्गत चला सकते हैं, हम आपको ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत नहीं मिलाएंगे। लेकिन ऐसा वास्तविक रूप से नहीं था, क्योंकि 1857 की क्रांति जो थी, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इससे सबक लेते हुए ये जो रजवाड़े थे, इनको भी इनकी प्रभुसत्ता, इनके अंतर्गत अपने आप को मानना पड़ा। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो रजवाड़े भी थे, भले ही इनको विभिन्न अधिकार, विशेषाधिकार, चाहे उत्तराधिकार से संबंधित अधिकार दे दिए गए हों, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अभी भी इनके ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखा हुआ था। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इनका जो क्षेत्र हुआ करता था, जो इनके अंतर्गत आया करता था, वहाँ पर रेजिडेंट के माध्यम से अपने लोगों को नियुक्त कर किस प्रकार से
जो शासक है, जो रजवाड़े हैं, वो अपनी गतिविधियां कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता था। और इसके साथ ही साथ वहाँ के जो अधिकारी हुआ करते थे और इसके साथ ही साथ जो मंत्री हुआ करते थे, उनकी नियुक्ति भी अभी ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश जो सरकार थी, जो कंपनी थी, उसके द्वारा ही किया जाता था। तो इस प्रकार से यदि यह कहते हैं कि हमने पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया था, विलय एवं विस्तार की नीति त्याग दी थी, तो ये हम लोग को गलत साबित होती हुई देखने को मिलती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा शिक्षित भारतीय। तो हम लोग ने देखा था कि किस प्रकार से 1857 की जो क्रांति हुई, उसके अंतर्गत विभिन्न वर्गों में से जो शिक्षित भारतीय थे, खासतौर से जो मध्य वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिया। और इसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से शिक्षित भारतीयों द्वारा इसमें पार्टिसिपेट, भाग ना लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा इनकी प्रशंसा की गई और इनकी काफ़ी सराहना की गई। और हम लोग पाते हैं कि 1833 के जो अधिनियम रहा, 1833 के बाद किस प्रकार से विभिन्न विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई। लेकिन जस्ट इसके विपरीत देखते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, खासतौर से शिक्षित भारतीयों द्वारा स्थापना हुई और इनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, समाज में जाकर एक राष्ट्रवादी भावना उजागर करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच के माध्यम से किया गया। विभिन्न लोगों को बुलाया गया ताकि अपनी बातों को प्रमुखता रख सके। तो इनसे कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, वे चिढ़ चुके थे, चिढ़ रहे थे। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो भी अब शिक्षा के स्तर पर किया जा रहा था, ठीक उसके विपरीत किया जाने लगा। आधुनिक शिक्षा को प्रमोट ना किया जाने का प्रयास ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेजों द्वारा किया जाने लगा। और साथ ही साथ राष्ट्रवादियों का जो तरीका था कि राष्ट्रवादी जो भावना है लोगों में, उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उसको भी रोकने का कार्य प्रमुखता इनके द्वारा किया जाने लगा। अगला हम लोग बात करते हैं जमींदार और भूस्वामी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विभिन्न जो वर्ग था, भारतीय जो वर्ग था, उसने 1857 की क्रांति रही, उसमें कुछ ने भाग लिया और कुछ ने भाग नहीं लिया। और इसी के अंतर्गत जमींदार और भूस्वामी भी थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, रजवाड़ों के समान साथ दिया। और हम लोग पाते हैं कि इसी के उपलक्ष्य में, इसी के साथ जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनके द्वारा जमींदारों और इसके साथ ही साथ भूस्वामियों को भी रजवाड़ों की तरह विभिन्न अधिकार दिए गए, उनकी ज़मीनें दी गई, उनका जो ज़मीन का टुकड़ा था जो उनसे पहले छीन ली गई थी, वो सब अधिकार इनको दिए गए। और उसके साथ ही साथ इनके जो आंतरिक मामले थे, इनसे कहा गया कि हम उसमें किसी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं देंगे बस। लेकिन हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से रजवाड़े इनके अंतर्गत कार्य किया करते थे, ब्रिटिशर्स के अंतर्गत कार्य किया करते थे, चूंकि वो जानते थे, उसी प्रकार से जो जमींदार थे, भूस्वामी थे, वे भी ब्रिटिशर्स के अंतर्गत ही काम किया करते थे। क्योंकि 1857 की क्रांति में जो प्रमुखता, जो सफलता मिली थी, वो ब्रिटिशर्स को मिली थी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा सामाजिक सुधार। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो 1857 की क्रांति रही, उसमें जो भारतीय जो संस्कृति थी, भारतीय जो समाज था, उसके अंतर्गत विभिन्न रूढ़िवादी विचारधाराएं मौजूद थी। चाहे वो छुआछूत हो, जाति प्रथा हो, बाल विवाह हो या विधवा पुनर्विवाह हो। तो ये सभी जो प्रथाएं थी, जो भारतीय समाज में परंपरागत रूप से काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, उसमें जैसे ही ब्रिटिशर्स द्वारा और इसके साथ ही साथ जो कुछ प्रबुद्ध जो भारतीय थे, उनके द्वारा मिलकर नियम कानून बनाए, इन सभी जो प्रथाएं थी, जो कुरीतियाँ थी, जो समाज में रूढ़िवादिता थी, उनको रोकने के लिए प्रयत्न किया गया। तो इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि भारतीय जो थे, उन्होंने इसका विरोध किया। और 1857 की क्रांति में एक प्रमुख कारण यह भी रहा था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद यह ब्रिटिशर्स ने महसूस किया कि अब सामाजिक और सांस्कृतिक जो मामला है भारतीयों का, उसमें हस्तक्षेप ना किया जाए। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो विभिन्न जो ये प्रथाएं थी, सती प्रथा हो, चाहे जाति प्रथा हो, चाहे छुआछूत हो, ये विभिन्न प्रकार की जो रूढ़िवादिता थी, उसमें इनके द्वारा हस्तक्षेप ना करने की बात कही गई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स यदि कितना भी कहे कि हस्तक्षेप उनके द्वारा डायरेक्टली नहीं किया जा रहा था, तो ऐसा वास्तव में बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो सैनिक
जो परिवर्तन किए गए, जो कि हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है, उसके माध्यम से किस प्रकार से सामाजिक और खास तौर से जो धार्मिक जो मामला था सैनिकों का, उसमें हस्तक्षेप करने का कार्य विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे कभी लाइच हो, चाहे विभिन्न भौगोलिक स्तर पर सैनिकों के साथ भेदभाव करने का कार्य किया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे सैनिक स्तर पर किस प्रकार से 1857 की क्रांति के बाद बदलाव किए गए। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर 2 रेशियो है, 1:2 और 2:5। भारत की जो सेना थी, हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रबल रही थी, मजबूत रही थी, काफ़ी क्षमतावान रही थी, इतना दृढ़ निश्चय रही थी, जिसका ही परिणाम था कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा सैनिक स्तर पर भी बदलाव किया गया। और उसके बाद हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से भारतीयों की जो संख्या थी, भारतीय सेना की जो संख्या थी, और उसके साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स सेना की जो संख्या थी, उनको दोनों को संतुलित करने का प्रयत्न किया गया, ताकि एक तरफ हम लोग देखते हैं कि 1:2 अर्थात यहाँ पर 1 जो है वो भारतीय सैनिकों के लिए है और 2 जो है वो ब्रिटिशर्स सैनिकों के लिए है, और ऐसा ही 2 भारतीय सैनिकों के लिए और 5 यूरोपीय सैनिकों के लिए। अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक जो विभिन्न जो क्षेत्र हुआ करते थे, भारत में जो क्षेत्र हुआ करते थे, वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो भारतीयों की संख्या जो है उसको कम रखी जाती थी, भारतीय जो सैनिक थे उनकी संख्या को कम रखी जाती थी, और जो ब्रिटिशर्स जो सैनिक हुआ करते थे उनकी संख्या ज़्यादा रखी जाती थी, जिसके माध्यम से जब भी यदि विद्रोह की स्थिति उठ खड़ी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक, भारतीय सैनिक ब्रिटिशर्स की संख्या में कम पड़े और ब्रिटिशर्स आसानी से उस विद्रोह को दबाने में सफल हो सके। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसी का परिणाम रहा कि इनके द्वारा क्या नीति अपनाई गई, बांटो और राज करो की नीति। और इसके अंतर्गत हम लोग ने देखा कि इनके द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा खास तौर से, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे कबीलाई क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे संप्रदाय के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, विभिन्न स्तरों पर सैनिकों को बांटने का कार्य किया गया। और हम लोग पाते हैं कि इनकी जाति के आधार पर भी इनको बांटने का कार्य किया गया, और उसमें प्रमुखतया एक लड़ाकू जाति और एक गैर लड़ाकू जाति में इनको बांटने का कार्य किया गया। हम लोग ने देखा था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें प्रमुखतया कुछ ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, और कुछ ने भारतीयों का साथ दिया, और कुछ अलग रहे। उसी में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे विभिन्न रेजिमेंट हो, चाहे वो गोरखा हो, तो जिन्होंने इनका साथ दिया उनको तो इन्होंने लड़ाकू जाति कहा, एक तरफ लड़ाकू जाति को बांट दिया। और वहीं हम लोग देखते हैं कि जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया, चाहे वो अवध हो, चाहे मध्य भारत हो, चाहे दक्षिण भारत से हो, जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया उनको इन्होंने गैर लड़ाकू जाति में बांट दिया। तो इसके माध्यम से इनको बांटने का कार्य भी इनके द्वारा किया गया। और खास तौर से जो ये विभिन्न जो ये सैनिक हुआ करते थे, विभिन्न, चाहे वो जाति के हों, चाहे वो रेजिमेंट के हों, चाहे विभिन्न क्षेत्र को हों, इनको एक पास ये जुटने नहीं देते थे। अर्थात अगर विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के, संप्रदाय के अगर ये सैनिक हैं तो अधिकतर जो जनसंख्या होती थी उनको एक पास ये नहीं जुटने देते थे। यानी कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जो ये सैनिक थे उनकी एक बड़ी संख्या और समूह को एक पास एकत्रित नहीं होने देते थे, बल्कि अलग अलग जाति, धर्म और क्षेत्रों के जो सैनिक हुआ करते थे, भारतीय सैनिक हुआ करते थे, उनको मिश्रित रूप में ये रखने का कार्य किया करते थे, ताकि एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही संप्रदाय के सैनिक एक पास एकत्रित ना हो सके। क्योंकि अगर एकत्रित हो जाएंगे तो उनके लिए विद्रोह करना आसान हो जाएगा, और इसके माध्यम से ही विभिन्न धर्म, संप्रदाय इत्यादि में बांटकर इन्होंने बांटने की राजनीति भी ब्रिटिशर्स द्वारा प्रारंभ की गई, सैनिकों में खास तौर से प्रारंभ की गई। और इसी का परिणाम पाते हैं कि इनके द्वारा ये कहा जाना कि हम लोग ने अब सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप, धार्मिक हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है, ये बिल्कुल भी तार्किक नहीं है।
तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा प्रशासनिक कारण, जो कि हमारा अंतिम कारण है कि 1857 की क्रांति के बाद किस प्रकार से ब्रिटिशर्स द्वारा परिवर्तन किया गया। प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक बदलाव उसमें एक प्रमुख बदलाव रहा। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे, खासतौर से जो अंग्रेज से जो कंपनी थी जो भारत में अभी तक शासन कर रही थी, अब उसका शासन यहाँ पर समाप्त होता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के उपरांत अब जो भारत का जो शासन है उस पर प्रमुख रूप से और संपूर्ण रूप से जो नियंत्रण अब हो गया वो ब्रिटिश सरकार का, अर्थात लंदन में जो बैठी जो सरकार थी, ब्रिटिश जो ताज था, उसके अंतर्गत अब ये शासन प्रमुखतया भारत का आ चुका था। और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि BOC जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो लंदन में था, अब उसको खत्म करके भारत सचिव एवं उसका जो परिषद हुआ करता था जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे, अब उसकी जगह भारत सचिव एवं परिषद का पद लेकर आया गया। और इसके साथ ही साथ अभी तक जो गवर्नर जनरल जो चले आ रहे थे भारत में, अब उसको हटाकर वायसराय की नियुक्ति की गई। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वायसराय कैनिंग थे, तो इसके अंतर्गत जो वायसराय हुआ करते थे वो प्रत्यक्ष रूप से सीधे जो प्रतिनिधि हुआ करते थे वो ब्रिटिश सरकार के हुआ करते थे। तो सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह, उनको सीधा रिपोर्ट करने का कार्य इनके माध्यम से किया जाता था। और यही एक वह समय था, यह प्रशासनिक जो बदलाव था जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जो दोहरा शासन था, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि दोहरा शासन, जो द्वैध शासन जो चला आ रहा था, एक तरफ कंपनी भी भारत में रूल कर रही थी और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश भी किस प्रकार से भारत में बाहर से नियंत्रण और निगरानी भारत पर रखे हुए थे। तो ये दोनों जो चला आ रहा था द्वैध शासन, उसका अब खात्मा हुआ, अब वो खत्म हुआ। अब ब्रिटिश सरकार जो लंदन में बैठी हुई थी उसका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हुआ। तो ये था आज का मेरा वीडियो। 1857 की जो क्रांति रही उसके बाद किस प्रकार से ब्रिटिशर्स द्वारा एक बड़ा धक्का लगने पर एक आर्थिक और सैनिक स्तर पर हानि होने के उपरांत किस प्रकार से बदलाव किए गए विभिन्न स्तरों पर। तो ये था आज का मेरा वीडियो। कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।